बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। बेटा, मैं आपको थोड़ा लिंक कर लूँ कि हमने क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो कि डॉक्टर बियार मलिक साहब ने लिखी है, उसको हम लेक्चर फॉर्म में शुरू कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब मॉडर्न ड्रामा तक पहुंच चुके हैं और हमारे सारे लेक्चर्स जो है सीरियल वाइज जो है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद हिलाल पे मौजूद है। आप बिल्कुल सीरियल वाइज सबको देख सकते हैं और आपका इंशाल्लाह ये हिस्ट्री का मसला ख़त्म हो जाएगी। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम मॉडर्न ड्रामा के ऊपर बात करेंगे। इससे बढ़ के बेटा, अगर आप लेक्चरशिप के एस्पिरेंट हो या एसएस के एस्पिरेंट हो, किसी भी कमीशन एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो आप देख सकते हैं बेटा ये सारे नोट्स हमारे पास मौजूद है और सेल नंबर भी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बेटा आपको इजीली जो है ये सब कुछ जो है आप लोगों के लिए है। इंशाल्लाह बेटा आपको टफ टाइम से बचाएगा और इंशाल्लाह बेटा हमारा नोट्स आपको कभी भी मायूस नहीं करेगा। तो बेटा, मॉडर्न ड्रामा की अगर हम बात कर ले, सो फर्स्ट पॉइंट है, वी जनरली टॉक अबाउट द ड्रामा आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर एंड हिज कंटेम्पररीज। द ड्रामा फेस्ड अ गुड डिक्लाइन। Even 17th century, William Congreve and in 18th century, Sheridan and Goldsmith could not restore it to the position that it had during the Elizabethan age. बेटा, मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ इस पॉइंट के अंदर कि जब से शेक्सपियर के उसके कंटेम्प्रेरी की जब डेथ हुई है, तो इसके बाद जो है ना वो ड्रामा ने अपने पोजीशन जो है वो बरकरार ना रख सका। अगर ये 16th सेंचुरी की बात है जब शेक्सपियर उसके कंटेम्प्रेरी रहे हैं। फिर 17th सेंचुरी में इस तरह विलियम कॉन्ग्रेव जो बड़ा ग्रेट राइटर है, ड्रामाटिस्ट है, उन्होंने भी अपना कोशिश बरकरार रखी, लेकिन उन्होंने वो पोजीशन नहीं दी ड्रामा को जो 16th सेंचुरी में था। फिर 18th सेंचुरी में शेरिडन एंड ओलिवर गोल्डस्मिथ की बात है, उसका बहुत एक ज़बरदस्त पोएम है लाइन्स, एक द डिजर्टेड विलेज। ठीक है बेटा, तो इसका ये तो एक ड्रामाटिस्ट भी था, तो उन्होंने अपना कोशिश तो की, ड्रामा तो उन्होंने लिखी, लेकिन वो जो पोजीशन वो 16th सेंचुरी के टाइम पे रखता था वो पोजीशन वो ना हासिल कर सका। बट इट लॉस्ट इन 19th सेंचुरी। लेकिन एंड में फिर 19 देयर अपीयर ड्रामाटिस्ट हु नाउ गिवन इट्स रिस्पेक्टेबल प्लेस इन इंग्लिश लिटरेचर। तो फिर 19th सेंचुरी में ड्रामा को एक पोजीशन मिला जो खैर 16th सेंचुरी के बराबर तो नहीं था, लेकिन एक तरह का रिस्पेक्टेबल प्लेस जो है वो ड्रामा को मिला था। अब बेटा, मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि 19th सेंचुरी में किस तरह जो है वो रिवाइवल हुई और किस तरह जो है वो ड्रामा को वो पोजीशन मिली। तो बेटा, 2 फैक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ ड्रामा। 2 फैक्टर्स है जो इस ड्रामा के रिवाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट वन वॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेनरिक एब्सन, a great Norwegian dramatist, under which the dramatists like G.B. Shaw claimed the right to discuss social and moral problem in a calm and sensible way, which brought the comedy of idea or the comedy of purpose. बेटा, फर्स्ट पॉइंट जो है ना, 20th सेंचुरी के अंदर जो है, 19th सेंचुरी के अंदर जो है हमारे पास एक ड्रामाटिस्ट आया, हेनरिक एब्सन। ठीक है बेटा, और ये इतना समझदार और इतना ग्रेट ड्रामाटिस्ट था कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे ड्रामाटिस्ट ने उनके साथ डिस्कस की जो सोशल एंड मोरल प्रॉब्लम्स थे बड़ा काम और बड़ा सेंसिबल वे के साथ, और उन्होंने जो है कॉमेडी ऑफ आइडिया या द कॉमेडी ऑफ पर्पस को जन्म दिया। ठीक है, एक ये रीजन कि हेनरिक एब्सन आया। द सेकंड फैक्टर वाज द सिनिकल एटमॉस्फेयर। सिनिकल का मतलब तंजिया prevailing at that very time allowed men like Oscar Wilde to treat the great Victorian age with frivolity and make polite fun of their conventionally smugness का मतलब self satisfaction, which brought comedy of manner or artificial comedy। दूसरा जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल था, तो जो विक्टोरियन जो एटमॉस्फेयर चल रहा था वही स्मेल जो है अभी 19th सेंचुरी में भी उनको नजर आया। तो जिस तरह के हमारे पास मैं आपको बता दिया कि जो हमारे पास जो ऑस्कर वाइल्ड जो है उन्होंने क्या की, ऑस्कर वाइल्ड ने उसी एटमॉस्फेयर का इस तरह तंजिया अंदाज में जो है, जो वो खुद को सेल्फ सेटिस्फाइड या सेल्फ सेटिस्फेक्शन समझा जाता था कि हम सेटिस्फाइड है वट एवर इज गोइंग ऑन, तो उसका मजाक उड़ाते हुए जो है ना वो ऑस्कर वाइल्ड ने एक जो है यानरा ऑफ ड्रामा जो है उन्होंने इमर्ज की, दैट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है बेटा कि कॉमेडी ऑफ मैनर का जो दूसरा नाम है दैट इज आर्टिफिशियल कॉमेडी।
अगर बेटा हम थर्ड पॉइंट की बात कर ले, द न्यू ड्रामेटिस्ट mainly dealt with the problem of sex, labor in youth, fighting against the romantic love, capitalism and personal authority, which were the characteristic features of the Victorianism. ये जो हमारे पास न्यू जो ड्रामेटिस्ट है ना, उनका मेन जो थीम थे तो वो यही था, ठीक है बेटा। वो न्यू ड्रामेटिस्ट सेक्स के साथ, लेबर एंड यूथ के साथ, और जो रोमांटिक लव और कैपिटलिज्म और अथॉरिटी, तो ये जो है ना ये विक्टोरियनिज्म के फैक्टर्स थे, मतलब विक्टोरियन लोग उसको बड़ा डील करते थे। अब मैं आपको ज़रा ये भी बताता चलूँ कि क्यों वो इतना क्लियरली जो है वो ये सेक्स वगैरह, ये लेबर वगैरह, ये स्पेशली ये सेक्स वगैरह को डील करता है, कि मतलब उसके साथ जो है वो बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं महसूस करता। इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ शोपेनहाउर एंड साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रूड, द न्यू ड्रामेटिस्ट नो लॉन्गर हेल्ड लव or the relation between the sexes as something sacred or romantic as their forefather did. अच्छा बेटा देखिए, ये पॉइंट आपको ज़रा समझने की कोशिश है कि उसके फोर फादर का मतलब उसको वो जो 19th सेंचुरी से पहले जो ड्रामेटिस्ट रहे हैं, तो उनको ये असल में हमारे पास एक फ़िलासफ़ी आ गई, तो द स्कोपेंसर फिलासफी एंड द साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रूड, ठीक है बेटा। उनके फिलासफी ने उसके लिए ये जाहिर की कि जो सेक्सेस है या जो सेक्स के साथ लिंग है, इट इज़ नॉट समथिंग सैक्रेड, यानी ये जो है इसको ये नहीं तस्वर किया जाता कि जिस तरह हमारे रोमांटिक लोग जो फोर फादर्स थे वो ये समझते थे कि नहीं इसके साथ आपने नहीं छेड़ना ताकि मॉरल खराब ना हो जाए सोसाइटी का। दे टुक इट अपॉन एज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, उसको ये समझा कि एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है, डायरेक्टेड बाय द नेचर ऑफ लाइफ बाय द नेचर, यानी नेचर जो चीज़ आपसे वो डिमांड करते आपने वो देना है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको क्या कहा कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इस सेक्स वगैरह के थीम को डील करना, उसने उसको साफ साफ कहा कि इट इज़ अ लाइफ फोर्स, सो लिहाजा हमने इसके साथ डील करना है। दीज ड्रामेटिस्ट इंट्रोड्यूस नेचर एंड लाइफ इन ड्रामा, इन ड्रामेटिस्ट ने नेचर एंड लाइफ को ड्रामा के अंदर प्रेजेंट की, एंड लव टू मेक देम प्ले देयर ग्रेट पार्ट्स ऑन द स्टेज, और उन्होंने कोशिश की कि ये जो सेक्स वगैरह है या जो ऐसे थीम्स जिससे पहले इसको एंटरटेन नहीं किया जा सकते, वो ये समझा कि दीज आर जस्ट द ग्रेट पार्ट्स ऑफ अ स्टेज। नेक्स्ट पॉइंट की बेटा अगर हम बात कर ले, इन द न्यू ड्रामा ऑफ आइडियाज where a number of theory had to be propounded and explained, action became slow and frequently interrupted, ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास है ना द ड्रामा ऑफ आइडियाज, इसको ड्रामा पर्पस भी कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ थियरीज टू बी प्रोपाउंडेड एंड एक्सप्लेन, एक्शन बिकेम स्लो एंड फ्रीक्वेंटली इंटरप्टेड, मतलब एक एक्शन के अंदर दूसरा एक्शन जन्म लेता था। द एम्फेसिस ऑन द इनर कन्फ्लिक्ट लेट सम ऑफ द मॉडर्न ड्रामेटिस्ट टू मेक देयर protagonists not men but unseen forces, thereby making a wider and larger sphere of the drama। तो वो क्या करता था कि मतलब वो एक एक्शन के अंदर जो है वो दूसरा एक्शन जन्म लेता था, और उसको ये समझा कि जो हमारे पास ये जो उन्होंने ये समझा कि एक तीरी जो है एक इसके अंदर दूसरा तीरी जन्म लेता था ऑन द स्टेज, तो उन्होंने समझा कि उसके जो प्रोटोगनिस्ट है ये कोई मैन, ये कोई इंसान नहीं है बट अनसीन फोर्सेस है, और इस फोर्सेस के साथ जो है वो क्या करते हैं, वो लड़ते हैं और एक प्ले का एक स्पेयर जो है वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि लस्ट भी एक फोर्स हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर भी एक फोर्स हो सकता है, इनर फीलिंग भी एक फोर्स हो सकता है। In the field of non-serious comedy, there was a revival of 20th century and the comedy of manner। अगर हम नॉन सीरियस कॉमेडी की बात कर ले तो 20th सेंचुरी में एक चीज़ इमर्ज हुई, दैट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर। द मॉडर्न पीरियड टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज लाइक द अगस्टिन पीरियड। ये मॉडर्न पीरियड जो है ना कुछ हद तक ये अगस्टिन पीरियड because the return of the witty satirical comedy which reached a climax in the hand of Cagrove in 17th century। क्योंकि ये जो कॉमेडी है ना satirical comedy, ये अपने क्लाइमैक्स तक पहुंची है, और ये किसके हाथों से, विलियम कॉन्ग्रेव के हाथों से, जब 17th सेंचुरी में उन्होंने उसको इमर्ज किया था। mainly it's satirical because of the advancement of civilization of modern life, because of became artificial
and satire flourishes in society which became over civilized and loses touch with the element condition and primitive impulses. आगे बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं. The two important dramatists who took the predominant part in the revival of drama at in the last decade of 19th century was G.B. Shaw and Oscar Wilde. ठीक है बेटा, ये बहुत जो है हमारे पास आयरिश मैन थे, मतलब आयरलैंड से वो बिलोंग करते थे. G.B. शाह एंड ऑस्कर वाइल्ड जो है दोनों उन्होंने जो है अपना 19th सेंचुरी के अंदर जो है ना उन्होंने मतलब उन्होंने जो है इस ड्रामा रिवाइवल में उन्होंने बहुत हद तक काम की. Shaw was great influenced by was a great practitioner of comedy of idea. Shaw जो था ये कॉमेडी ऑफ आइडिया, इसको कॉमेडी ऑफ पर्पस भी कहते हैं, बड़ा प्रैक्टिशनर था. जबकि वाइल्ड जो था वो कॉमेडी ऑफ मैनर का बहुत ही बड़ा प्रैक्टिशनर था. नेक्स्ट पॉइंट कि वाइल्ड was succeeded as a writer of comedy of manner was mainly due to his being social entertainer and therefore as the father of comedy poor the father of the comedy of poor entertainment, as Shaw was the great thinking and the father of comedy of ideas. याद रखिए बेटा, वाइल्ड की बात है, ये बड़ा सक्सीड इसलिए रहा अपना कॉमेडी ऑफ जो है उसका जो कॉमेडी ऑफ मैनर है क्योंकि सोशल एंटरटेनर था, मतलब सोशली वो लोगों को एंटरटेन करता था और देयरफॉर जो है उसको समझा जाता है कि ही इज़ द फादर ऑफ द कॉमेडी ऑफ पेवर एंटरटेनमेंट. एज ये शवा जो था ये हमारे पास एक ग्रेट थिंकर था, तो ही इज़ द फादर ऑफ द कॉमेडी ऑफ आइडियाज़. कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ का दूसरा नाम क्या है? कॉमेडी ऑफ पर्पस. बेटा ये पॉइंट जो है आपके लिए इंतहाई लाजमी है, ये आप इसको समझने की कोशिश करें. नेक्स्ट पॉइंट, अदर मॉडर्न राइटर हु फॉलोड वाइल्ड डायरेक्टली वॉज सोमरेट मॉर्गन एंड नोवेल कावर्ड जो है, while other who followed the example of Bernard Shaw wrote comedy of ideas were Genuinely Barker, Glosworthy, James Beardy, Priestley, Sir James Barries, John Mansfield, but none of them attained the standard of Shaw. ये हमारे पास वो जिन्होंने जो है ऑस्कर वाइल्ड को फॉलो किया था और दूसरे जिन्होंने G.B. शाह को फॉलो किया था, लेकिन वो ग्रेट हद तक वो नहीं पहुँचे. Beside the artificial comedy of ideas, आर्टिफिशियल कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ आइडियाज़. आर्टिफिशियल कॉमेडी का मतलब दूसरा हमारे पास है कॉमेडी ऑफ मैनर और दूसरा जो है हमारे पास कॉमेडी ऑफ आइडिया, इसको कॉमेडी ऑफ पर्पस भी कहते हैं. इसके अलावा ये वाला पॉइंट जो है आप समझने की कोशिश करें. इसके अलावा हमारे पास एक और तरह का ड्रामा इमर्ज हुई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट. एक आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट आया, उसके अंदर हुज पायनियर्स वर लेडी जॉर्जी एंड W.B. Yeats. There has been the revival of the two important dramatists belonging to this movement was James Sainage and Saint Ocase. There has been the revival of poetic drama in 20th century whose most important practitioner was T.S. Eliot. तो यहाँ पर ये कॉमेडी ऑफ आर्टिफिशियल कॉमेडी एंड कॉमेडी ऑफ आइडियाज़ के अलावा हमारे पास जो है एक आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट से जो है हमारा एक नेक्स्ट टाइप ऑफ प्ले जो है उन्होंने जन्म ली, जिसको आप कह सकते हैं कि इट इज़ अ पोइटिक ड्रामा 20th सेंचुरी में जो है, और इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिशनर था दैट वाज टी.एस. एलियट. अदर इंपॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट हु आल्सो रोट पोइटिक प्लेस आर क्रिस्टोफर फ्रे, स्टीफन फेलिप्स, स्टीफन स्पेंडर. मोस्ट ऑफ द पोइटिक प्ले. बेटा ये वाला पॉइंट जो है आप मैं ज़रा इसको डी हाईलाइट करता हूँ ताकि आप इसको समझने की कोशिश करें. देखिए, Most of the poetic plays written in a modern times have a religious theme. ये आपने याद रखना है, जो 20th century के अंदर जो plays लिखी गई है they had religious theme and they attempted to preach the doctrines of the Christianity. और Christianity का जो doctrine हुआ करता था वो इसी चीज़ को जो है वो क्या करता था, promote करता था. So बेटा this was about the modern drama. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉडर्न एक ड्रामेटिस्ट के ऊपर बात करेंगे. यहाँ तक बेटा आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं. ये नोट्स आप खुद पढ़ के भी इंशाल्लाह ये आसान है, आप खुद समझ सकते हैं. इसके अलावा बेटा अगर आप लेक्चरशिप के लिए वो एस्पायरेंट हो या SS के लिए किसी भी एग्जाम के, सो बेटा ऑल दीज नोट्स आर अवेलेबल इन द सेल नंबर इज़ ऑल्सो अवेलेबल, यू कैन कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़.